हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 8 चैप्टर चल रहा है, किसान, जमींदार और राज्य, जो मुगल साम्राज्य के ऊपर है। इसमें हम आज 5वां पॉइंट करने जा रहे हैं, जमींदार। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गाँवों में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। यानी अगर हम मुगल भारत की बात करें तो हमारी ये जो दास्तान है ये तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम इन लोगों की बात न कर लें जिनकी कमाई तो पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी, लेकिन ये उसमें सीधे से हिस्सेदारी नहीं करते थे। यानी इनडायरेक्टली कैसे ये कृषि से कमाते थे। ये जमींदार होते थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था और दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं यानी कि खिदमत देते थे। यानी उनके पास खुद की ज़मीन होती थी जिनको वो क्या करते थे, जो सामान्य कृषक है उनको सौंप देते थे। कृषक जो मेहनत करते थे वो कमाई सीधा उनको जाती थी और जो कृषक मेहनत करते थे, श्रम करते थे, उनको बहुत कम हिस्सा मिलता था और जो बड़ा भाग है वो इनको जाता था। और अपनी कमाई में से ये जो है एक खास जो खिदमत या इस खास सेवा है वो राजा को पेश करते थे। इसकी वजह से इनको जो है बहुत सम्मान और एक बहुत बड़ा ओहदा मिला हुआ था, जिसका कारण जाति भी था और राज्य की सेवा करना भी था। तो इस तरह से जमींदारों की जो समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन थी जिन्हें वो मिल्कियत कहते थे। मिल्कियत यानी होता है संपत्ति। यानी इनके पास इनकी खुद की ज़मीन थी, संपत्ति थी, जिसकी वजह से ये लोग आसानी से किसी को भी सौंप के उससे अपना जो है संपत्ति अर्जन कर सकते थे। मिल्कियत ज़मीन पर ज़मींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी, यानी उस पर राज्य का डायरेक्टली कोई लेना नहीं होता था। इन पे इनके निजी हक के लिए खेती होती थी और अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। यानी राज्य की ओर से वे कर भी वसूल करते थे। इससे जो है और ताकत आती है उनमें और इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और ज़रिया था। यानी उनके पास सैनिक संसाधन भी होते थे तो इससे उनकी ताकत और बढ़ गई। और ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी जिनमें घुड़सवारों, तोपखानों और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर हम मुगलकालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा थे। यानी सबसे ऊपर जमींदार को माना गया है और अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। तो इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है। और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी यहाँ पे नुमाइंदगी होती थी। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। यानी ज़मींदारों की उत्पत्ति मोस्टली जंग में जीत के कारण ही होती थी। अक्सर ज़मींदारी फैलाने का एक तरीका था ये, और ताकतवर सैनिक सरदारों और कमज़ोर लोगों को बेदखल करना ये इनका तरीका होता था। मगर इनकी संभावना कम ही है कि किसी ज़मींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज्य देता हो, जब तक कि एक राज्यादेश यानी सनद के ज़रिए इसकी पुष्टि पहले ही ना कर दी हो। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल हैं। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई ज़मीनों को बसाकर, यानी जंगलबारी जिसे कहते हैं हम, जंगल को हटाकर नई ज़मीनें बसा देते थे। अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए और राज्य के आदेश से या फिर खरीद करके ये लोग क्या करते थे, अपनी जो ज़मींदारियां हैं उनको पुख्ता करते थे। यही वे प्रक्रियाएं थीं जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारी के दर्जे में दाखिल हो सकते थे। यानी कोई निचली जाति का लोग है वो भी जमींदारी खरीद सकते थे, ज़मीन खरीद सकते थे, या फिर उन्हें कोई अधिकार मिल गया हो तो इस तरीके से राज्य के जो है अध्यादेश से वो भी इस दर्जे में शामिल हो सकते थे।
क्योंकि इस काल में ज़मींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी और ये वहाँ पे उस काल का जो है खास व्यापार बन गया था। एक समांतर सैनिक बल। आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारी को मिली जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी: 3,84,558 घुड़सवार, तो उसी तरह से 42,77,057 पैदल, 1863 हाथी, 4260 तोप और 4500 नाव। ये एक समांतर सैनिक बल होता था जो कि जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इसको कहते थे। जमींदारों को ये देते थे मिला जुला के पूरी शक्ति ये राजा की बनती थी। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया और इसी तरह जो है मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। यानी इसी तरह से ज़मीनों को खरीद के या फिर उन पे अपने बड़ी बड़ी पट्टियों पे नियंत्रण करके इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी ज़मींदारियां खड़ी कर ली। इनमें जो है सदगोप एक मुख्य जाति यहाँ पे होती है। ज़मींदारों ने खेती लायक ज़मीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतिहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई और इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की ज़मीन की फसलें भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार यानी हाट स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। यानी जमींदारी शोषण करने वाले तो थे ही, लेकिन साथ ही जो किसानों के साथ उनका रिश्ता है वो पारस्परिकता और पैतृकवाद और संरक्षण का रिश्ता था। यानी जमींदार उन्हें संरक्षण भी देते थे, उन्हें बहुत तरह से मदद भी देते थे। तो दो पहलू जो है इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को या फिर साहूकारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया है। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना और दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह भी हुए। उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। यानी क्योंकि जमींदार कहीं ना कहीं किसानों की मदद भी करते थे, तो दोनों तरफ से देखें तो जो है किसान जमींदारों की तरफ उनके पक्ष में होते थे, लेकिन जो कर वसूल करने वाले अधिकारी हैं जो कि उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ किसान अक्सर विद्रोह किया करते थे। तो इस तरह से हमारा ये 5वां पॉइंट कंप्लीट होता है और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। तो ज़मीन से जो मिलने वाला राजस्व है वो ही मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। उसी से जो है मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं टिका हुआ था। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेज़ी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए यह ज़रूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। यानी मोस्टली इसमें दीवान शामिल था और इस तरह हिसाब किताब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शकल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जो है ज़मीन और उस पर होने वाला उत्पादन के बारे में ख़ास किस्म की सूचना इकट्ठी करने की कोशिश की। यानी उन्होंने बोझ जो है कर का उसको निर्धारित करने के पहले कुछ खास सूचनाएं कुछ निर्धारण के लिए इकट्ठी की, जो कि भू राजस्व के इंतजामात कहे जाते थे और इनके दो चरण थे। पहला कर निर्धारण होता था और दूसरा वास्तविक वसूली। कर निर्धारण क्या किया जाए और वसूली क्या किया जाए, ये दो तरीके से इनका निर्धारण होता था। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल जो थी वो सचमुच वसूली गई रकम होती थी। यानी अगर निर्धारित किया गया है जैसे 100 रुपये और किसान दे पाया 80 रुपये, तो जो जमा है
वो तो होता था 100 रुपये, लेकिन उनमें से हासिल जो है वो 80 रुपये जो किसान ने दिया है वो निकाल लिया जाता था। जो 20 रुपये बच जाते थे वो किसान पे कर्ज चढ़ जाता था, और इस तरह से किसान जो है कर्ज में डूबते जाते थे कर की वजह से। और फिर उनसे ज़बरन वसूली की जाती थी कि तुम्हारा पिछला भी बाकी है, ये भी बाकी है। तो इस तरह से उनमें असंतोष फैला। तो अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नगद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। यानी जो कि अकबर ने ये आदेश जारी किया था कि जो कर वसूलने वाले हैं वो कोशिश यही करे कि जो कर है वो नगद में वो वसूल करे, लेकिन जो फसलों का भुगतान है उसका विकल्प भी कहीं ना कहीं खुला रखे, ताकि किसान नगद के बंदिश में न रहे, वो फसल के रूप में भी करके अपना कर का जो भार है वो उतार पाए। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव ही नहीं हो पाता था, क्योंकि कर का जो निर्धारण है वो बहुत ज़्यादा कर दिया जाता था और किसानों के पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो इस तरह से वो पूरा कर नहीं दे पाते थे, यानी जो वसूली है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती थी। हर प्रांत में जुती हुई ज़मीन और जोतने लायक ज़मीन दोनों की नपाई की गई, यानी कितनी ज़मीन जो अभी जुती हुई है ऑलरेडी और कितनी बची है जो हम जोत सकते हैं, तो इनकी नपाई हुई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी ज़मीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है, और उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जो ज़मीन की नपाई है उसके प्रयास जारी रहे। उससे क्या है कि कर निर्धारण करने में काफ़ी आसानी हो जाती थी कि कितना यहाँ पे उपज हो रहा है और कितना कर उनसे लेना चाहिए। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, और इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा है, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे जिनकी नपाई नहीं हुई। यानी कितनी भी कोशिश कर ले, जो प्रणाली है वो शुद्ध तो हो ही नहीं पाती थी, कहीं ना कहीं जो है बेईमानी कर ली जाती थी या कोई भाग कहीं पीछे छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से ये शुद्ध प्रणाली रह ही नहीं पाती थी। अमीन क्या होता था? अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियमों का कानून पालनों का हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी जो अमीन है, इसको हम वो मुलाजिम कह सकते हैं जो प्रांत के अंदर जो भी नियम है राज्य के, देश के कानूनों का वो पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, पुलिस अधिकारी भी कह सकते हैं, जो कि यह देखता था कि लोग कहीं कानून तो नहीं तोड़ रहे हैं। फिर देखिए अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कैसे हुआ। आइन में वर्गीकरण के मापदंड की जो सूची दी गई है, अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ ज़मीनों का वर्गीकरण किया। हर एक यानी वर्ग, हर एक जो वर्ग है उनकी ज़मीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज वह ज़मीन है जिसमें एक के बाद एक फसल सालाना, हर फसल की सालाना खेती होती है, यानी हर साल एक के बाद एक के बाद एक फसल होती रहती है, इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। उस ज़मीन को हम पोलज कहते हैं। और परौती वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है, यानी समझ लीजिए 4 महीने खेती हो गई, फिर 4 महीने उसको रोक दिया और फिर अगले 4 महीने उस पर खेती कर ली। तो बीच में जो ब्रेक उसको दिया जाता है ज़मीन को, उसे परौती कहते हैं। और जिसे कोई ब्रेक नहीं मिलता, लगातार खेती चलती रहती है, उसे पोलज कहा जाता है। और ये परौती इसलिए दी जाती थी ज़मीन को ताकि जो अपनी खोई हुई ताकत है, जो अपना उपजाऊपन है, वो वापस पा सके। और चचर वह ज़मीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है, यानी 1 वर्ष खेती कर ली फिर उसको 3-4 वर्षों तक खाली छोड़ दिया। हम चचर से याद रख सकते हैं कि 4-4 साल से खेती। तो बंजर वो ज़मीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से कोई खेती ही नहीं की गई हो। बंजर तो हम सभी जानते हैं क्या होती है। तो ये परिभाषाएं, ये शब्दावली हमें याद रखना ज़रूरी है। और पहले जो 2 प्रकार की ज़मीनें हैं, जैसे कि पोलज और परौती हो गई, ये ज़मीन की 3 किस्में हैं, यानी पोलज और परौती, इनकी भी 3-3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। और वे हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं, और इसका तीसरा हिस्सा जो है वो मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। यानी इन ज़मीनों का जो 1/3 हिस्सा है
मध्यम उत्पाद का, उसे शाही शुल्क या कर के रूप में निर्धारित कर दिया जाता था। यहाँ पे हमें मुगल काल का जो शासन है, जो इनका राज्य साम्राज्य का फैलाव है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है, ये सबसे पहले बाबर ने यहाँ पे शासन किया। बाबर काबुल, कंधार, लाहौर होते हुए उसने पानीपत, दिल्ली और फिर यहाँ तक उसने शासन किया। उसके बाद अकबर का शासन काफ़ी बड़ा है। अकबर ने काफ़ी जो फैलाया इस साम्राज्य को, और औरंगजेब ने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक इस शासन को बढ़ाया। और इनके काल भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि बाबर 1530 तक बना रहा, उसके बाद 1605 तक अकबर रहा, ये उनकी एंडिंग ईयर है। और औरंगजेब का जो काल है वो 1707 तक लास्ट था। फिर देखिए मनसबदारी व्यवस्था, जो मुगल साम्राज्य, यहीं पे विस्तार का मैप हमने देख लिया। अब ये जो व्यवस्था है, ये मुगल साम्राज्य की बहुत ही खास व्यवस्था है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र, इसको हम जब इसकी व्याख्या करने जाएं तो इस शब्द को हम सैनिक नौकरशाही तंत्र कहेंगे। इस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। यानी ये जो मनसबदारी है, इस पे क्या जिम्मेदारी थी? सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था, और समय समय पर उनका तबादला भी किया जाता था। यानी हम जो अगला अध्याय 9 देखेंगे वो इसी के बारे में होगा। और यहाँ पे क्या होता था, जो मनसबदार होते थे ये क्या करते थे, राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों को देखते थे। इसे हम सैनिक नौकरशाही तंत्र भी कह सकते हैं। राज्य के जितने भी सैनिक नौकर हैं खास उनको क्या करते थे, या तो नगद में भुगतान करते थे सैलरी, या फिर उनको एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसका जो राजस्व जो कर आता था उसे वो अपने भुगतान के रूप में जो है वसूल करते थे। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट, नगद या जींस। यहाँ पे हमें जो मिलता है, आइन का एक अनुच्छेद है कि अमील गुजार यानी जो राजस्व वसूलने वाला है, वो सिर्फ नगद लेने की आदत ना डालें, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहे। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कणकुत। अब यहाँ पे हम फसलों के जो वर्गीकरण है उसको देखेंगे। पिछले स्रोत में हमने आइन के अंदर जो हमें अकबर के द्वारा किया गया ज़मीन का वर्गीकरण था वो देखा। अभी हम फसलों का वर्गीकरण देखेंगे। पहला जो भाग है वो होता है कणकुत। कण का मतलब हिंदी में होता है अनाज, और कुत का मतलब है अंदाज़ा। यानी अनाज का अंदाज़ा लगा लो और उसके फिर भाग कर दो। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटो, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया ज़मीन का आकलन पर्याप्त रूप से सही ही नतीजा देता है। यानी पहला हो गया कणकुत, यानी जो अनाज है उसकी कटाई है, कटाई के समय ही उसको अलग कर लो। दूसरा हो गया बटाई, जिसे भावली भी कहते हैं। एक हो गई कटाई जिसे हम कणकुत कहते हैं, दूसरा है बटाई। बटाई क्या होती है? भावली भी कहते हैं। इसमें फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी में बंटवारा करते हैं। एक तो कटाई के समय ही अलग कर लेते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, पहले काट के उसको जमा कर लिया, फिर सारे पक्षों को बुला लिया, उसके बाद उसका अलग अलग बंटवारा कर लिया। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना जो दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, धोखेबाजी कर जाते हैं। तीसरे में क्या होता है, खेत बटाई। यहाँ पे कटाई और बटाई हो गए, अब खेत बटाई। जब वे बीज बोने के बाद खेत ही बांट लेते हैं, यानी इस वाले टुकड़े का राजस्व उनको राज्य को जाएगा, ये वाला कृषक को रहेगा, तो वो टुकड़े हो गए अलग अलग खेत के जहाँ पे बीज। और चौथा हो गया लांग बटाई। ये फसल काटने के बाद उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उस ढेर को आपस में बांट लेते हैं और अपना अपना हिस्सा घर ले जाते। इस तरह से उनसे मुनाफा वो कमाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण, जमा क्या होता है। 1665 में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब एक हुक्म देता है, उसका अंश हम यहाँ पे देखेंगे। वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दें कि वे हर गांव, हर किसान को असामी भी कहते हैं, असामीवार यानी प्रत्येक किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हिस्सों यानी सरकार का जो फायदा है और किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो उसका कर का है निर्धारण करें। जमा जो है, जमा क्या होता है, जो निर्धारित की गई राशि है, पूरे 100 रुपीज़ मान लीजिए निर्धारित किए हैं, तो औरंगजेब ये कहता है
कि किसान की हालत, जो किसान का कल्याण है और सरकार राज्य का किफ़ायत यानी लाभ, दोनों को ध्यान में रखते हुए जमा का निर्धारण करना चाहिए, ताकि किसान को भी नुकसान न हो और राज्य को भी फ़ायदा मिलता रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है हमारे यहाँ पे चांदी का बहाव। किस तरह से मुगल साम्राज्य में चांदी का बहाव शुरू होता है और फिर ये किस तरह से आर्थिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण भाग निभाता है, तो इस पॉइंट को करेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।